हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो आज जो रासायनिक बलगति का चैप्टर चल रहा था हिंदी मीडियम में, उसी के अंदर आज एक अपन बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग व्यंजक या फिर वेग समीकरण। तो क्लास के अंदर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। उन ट्रिक के माध्यम से आप जो है आंसर जो है जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का टॉपिक है ना अपन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपने पास अभिक्रिया का वेग व्यंजक। तो देखो, वेग व्यंजक का मतलब क्या होता है या वेग समीकरण क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे माना कि अपने पास कोई एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें ए और बी है ना रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। कोई भी क्या कर रहे हैं, ए और बी कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं और उससे क्या प्राप्त हो रहा है, उत्पाद। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वेग वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसलिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आया था। आपको अगर ये देखना हो तो आप जो पीछे वीडियो दे रखे हैं उनके अंदर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो वेग समानुपाती होता है किसके, क्रिया कारकों की सांद्रता के। तो क्रिया कारक कौन है यहाँ पर, ए और बी। कौन है, ए और बी यहाँ पर क्रिया कारक हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो इनकी संख्या दे रखी होती है यहाँ पर ए और बी, छोटा ए और छोटा बी दे रखी होती, तो अपन क्या करते हैं, इन संख्याओं को कहां पे लिखते हैं, यहाँ पर घात के ऊपर। कहां पे, घात के ऊपर। ठीक है, तो घात के ऊपर लिखते हैं और घात के ऊपर लिखने के बाद इस तरीके से होता है ए और बी और ए और बी। ठीक है, अब सामान्यतः जो ए और बी होता है ना, ए और बी, उनको आपको यहां से ए और बी के रूप में ही समझना है। लेकिन वास्तविकता जो होती है ना, वास्तविकता मैं बता रहा हूं आपको, मैं क्या बताना चाहता हूं, वास्तविकता जो होती है उसमें ये जो ए और बी यहाँ पर लिखे होते हैं ना, उनको अपन यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं किससे, एक्स और वाई से। तो देखो ए और बी में और एक्स और वाई में अंतर क्या हुआ, फिर आप सोच रहे होंगे कि दोनों तो एक ही हुए। तो देखो इनमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी हमेशा वो संख्या यहाँ पर आए, ये जरूरी नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप ध्यान रखना इसको कि जो भी संख्या अगर क्रिया कारक के पहले लिखी हुई है ना, वो की वो संख्या यहाँ पर आए वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्स और वाई लिखा है ना, वो इनकी वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान कितना होगा। हमें तो कोई रिएक्शन दी होगी, उसमें से अपन संख्या को उठाकर जो है घात पे लगा देते हैं, घात पे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए मैं आपको कई सारे ट्रिक बताऊंगा, उन ट्रिकों का उपयोग करते हुए अपन यहाँ पर एक्स और वाई के मान का निर्धारण करेंगे। तो वास्तविक जो समीकरण है, वास्तविक जो वेग समीकरण है वो ये वाला है, जिसके अंदर एक्स और वाई जो है ना उनको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक या संख्या, स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण वित्तीय गुणांक। ठीक है, मतलब एक्स और वाई एक्चुअल में यहाँ पर इनकी ए और बी की जो संख्या है ना वो है। तो ये तो एक तरह से कौन सा हुआ, थ्योरेटिकल, मतलब एक तरह से सैद्धांतिक मान हुआ ये, और ये प्रायोगिक मान है और हमेशा अपन प्रायोगिक मान के अनुसार ही यहाँ पर आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसी को क्या लिख सकते हैं, जो वेग होता है ना, वेग अगर क्रिया कारक के संदर्भ में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन माइनस डी आर अपॉन डी टी के। दोबारा लिख देता हूं मैं, क्या आ जाएगा, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला समीकरण, इसमें जो ट्रिक है ना, ट्रिक वो तो ये है कि इसमें डी आ रहा है, डी, और डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन। आप इसको याद रखेंगे, डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब अवकलन। तो आपसे अगर कोई भी अभिक्रिया देकर ऐसे पूछ ले कि अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण लिखो, क्या लिखो, अवकल वेग समीकरण। क्या बोला जाए, अवकल वेग समीकरण लिखो, तो आपको इस तरीके से अवकल वेग समीकरण लिखना होगा। ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस क्यों आया, तो ये क्रिया कारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, कम होगा, कम। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो माइनस साइन है उसको नहीं लिखने के बजाय यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो एक्स होता है ना, एक्स वो डायरेक्टली कमी को प्रदर्शित करता है, तो इस स्थिति में यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं। अगर कहीं पे डी एक्स अपॉन डी टी लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब यही है माइनस डी आर अपॉन डी टी। समझ गए, तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक का मतलब ये है
कि कोई भी समीकरण आपको दे रखा हो, कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी है, उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर ए और बी की सांद्रता कितनी हो, एक एक, कितनी हो, एक एक, मतलब एक एक हो दोनों ही है, तो जो वेग नियतांक है, ये जो के है ना के, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। अगर ये दोनों के मान कितने हो, एक हो, मतलब इनकी सांद्रता इकाई हो और संख्या भी एक हो, तो के किसके बराबर आ जाता है, वेग के बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेग नियतांक है वो वेग के बराबर कब हो जाता है, जब ए और बी की सांद्रताएं कितनी हो, 1 हो। ठीक है, और इस स्थिति में इस वेग का नाम जो होता है ना, वो होता है विशिष्ट वेग। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर कि विशिष्ट वेग किसे कहते हैं, या विशिष्ट वेग और अभिक्रिया के वेग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग में अपन ने इकाई समय लिया था, यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, इकाई सांद्रता। क्या ले रहे हैं, इकाई सांद्रता। तो देखो इकाई सांद्रता पर किसी भी अभिक्रिया जो है उसके, इकाई सांद्रता पर किसी अभिक्रिया के जो वेग है, वेग उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट वेग। मतलब किसी भी अभिक्रिया का विशिष्ट वेग वह वेग होता है जो क्रियाकारकों की सांद्रता को इकाई मानकर ज्ञात किया जाता है। क्या करके, इकाई, इकाई मतलब एक, मतलब 1 मोलर सांद्रता मान ली जाए तो। ठीक है, आगे बात समझ में, अभी तक मैंने आपको बताया वो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोई रिएक्शन दे दी जाती है, उस रिएक्शन को, रिएक्शन के लिए से बोला जाता है कि इसका अवकल वेग समीकरण आप लिखो। ठीक है, तो अवकल वेग समीकरण आप कैसे लिखेंगे, जो संख्या आपके पास दे रखी होगी उसको पावर पे लिखेंगे। आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आप केवल क्या करेंगे, डायरेक्ट जो संख्या दे रखी होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ और आगे आपको देखिए। फिर उसके बाद में जो x और y का योग है, मतलब x प्लस y कर दिया जाए, तो x प्लस y को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। और कोटि को अपन लिखते हैं छोटे n से। अब आपको जो ट्रिक्स है ना उनकी शुरुआत हो रही है, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, उसके बाद में जो है ना आपके आंसर जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, x और y, मतलब यहाँ पर जो x और y है उनका टोटल कर दिया जाए आपके सामने, तो उसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो परिभाषा देखो, परिभाषा मैंने इस समीकरण को बताया था आपको सैद्धांतिक, और इसको या इसको बता रहा हूं मैं प्रायोगिक। तो परिभाषा सुनिए और नोट कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, बहुत आसान है। देखिएगा, इससे बना रहा हूं मैं परिभाषा, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, ये प्रायोगिक वेग समीकरण था, प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता, ये बड़े कोष्ठक का मतलब क्रियाकारक, क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग, x और y को जोड़ देना तो इनका योग ही तो हुआ। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग को, घातांकों के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज और बता देता हूं मैं, इन सबको आप नोट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन जो आज पढ़ रहे हैं ना उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये जो चैप्टर है इसमें से 100% न्यूमेरिकल आता है। तो ऑलमोस्ट एक क्लास होने के बाद दूसरी जो क्लास होगी ना उसमें अपन न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इसमें। ठीक है, एक क्लास होने के बाद दूसरी जो क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे उसमें ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल अपने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें भी न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से आएंगे। जैसे मैं एक बताया था आपको, जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि वेग बराबर के ए की पावर दे दी मान लो 1/2 और बी की पावर दे दी मान लो 3/2 ऐसे। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, ऐसे पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो देखो आप कोशिश करो, देखें इसकी अभिक्रिया की कोटि जो है कितनी होगी, बताओ। देखें ये एक वेग समीकरण दे दिया आपको और ऐसा पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, बताओ। देखें कोशिश करो आप। तो देखो बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं था। जो क्रियाकारक है ना, क्रियाकारक क्या है, क्रियाकारक जो दे रखे हैं आपके पास यहाँ पर, उनको जो सांद्रता दे रखी थी, सांद्रता है उनके ऊपर जो घात लगी हुई है 1/2 और 3/2, दोनों का टोटल कर दो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ना वो कौन से कोटि की अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो कोटि निर्धारण का एक तरीका आपको मैंने बता दिया है। क्या करोगे आप, जो वेग समीकरण आपको दे रखा है, वेग नियम जो आपके पास दे रखा है, उसमें जो क्रियाकारक है उनकी सांद्रता जो दे रखी है उनका आपको जो घात दे रखी है घात, उनका योग कर देना है, कोटि पता लग जाएगी। तो कोटि का निर्धारण एक तो मैंने बता दिया है आपको
घातांकों का योग। घातांक का योग करने के बाद कोटि पता लग जाती है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं और फिर तीसरा तरीका बताऊंगा। 3 अलग अलग तरीके से कोटि जो उसको यहाँ पर पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसका भी कोटि ही है। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो तरीका है वो है कि अपन यहाँ पर पहले वेग स्थिरांक या वेग नियतांक है ना, वेग नियतांक मतलब के, उसकी इकाई ज्ञात करेंगे। इकाई के की इकाई, ठीक है, या फिर के की इकाइयां ज्ञात करना सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो अगर जो n है n उसका मान कितना हो 0, 0 का मतलब कौन सी कोटि हो गई, शून्य कोटि। और n का मतलब क्या बताया था अभी, x और y का योग कितना हो जाए 0 हो जाए 0। तो अपने पास जो वेग समीकरण होगा वो क्या आ जाएगा, वेग बराबर k और क्रियाकारकों की जो सांद्रता होगी, मैं यहाँ पर एबीसीडी नहीं लिखता हूं, यहाँ पर सीधे लिख देता हूं सांद्रता। ठीक है, और सांद्रता की पावर n। ठीक है, n लिख दो या तो, या फिर यहाँ पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान कितना है 0, और किसी की भी क्या 0 होगी तो क्या आएगा आंसर 1। तो यहाँ पर जो वेग है ना, वेग या k है ना, k वो किसके बराबर आ गया, वेग के बराबर। और वेग क्या था, वेग था सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो इसकी इकाई जो है ना अपने पास क्या हो गई, तो सांद्रता हो गई मोल प्रति लीटर। मोल बटा में आएगा लीटर, तो ऊपर चल गया। अगर समय को सेकंड में लेते हैं, सेकंड में, तो आंसर आएगा सेकंड इनवर्स। अगर समय को मिनट में लेते हैं तो मिनट इनवर्स आएगा। मैंने बताया था इस चैप्टर में जिस यूनिट में ले रखा है उस यूनिट में आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य कोटीय विक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, तो आप आंसर ये दोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रथम कोटीय विक्रिया होती, n का मान कितना होता 1, तो कौन सी कोटीय विक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटीय विक्रिया। कौन सी हो जाएगी, प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि में यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा 1, n की जगह पे 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वेग बराबर k और सांद्रता। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। फिर k बराबर देखो, k बराबर वेग क्या था, वेग था सांद्रता, जिसको बड़े कोष्टक में लिखना है हमेशा, सांद्रता बटा समय इनटू, ये इधर जाएगा तो कहां से जाएगा 1 अपॉन सांद्रता, 1 अपॉन सांद्रता। तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल, क्या बच गया 1 बटा समय। और 1 बटा समय के लिए समय को अगर सेकंड में लिया हो तो इकाई क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो कहीं भी इकाई आपके पास सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, वर्ष इनवर्स या घंटे इनवर्स दे रखी है, इसका मतलब वो कौन सी कोटि अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही n का मान आपके पास कितना दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 2 कितना 2। तो 2 देने की स्थिति में क्या हो जाएगा, वेग बराबर k सांद्रता की पावर 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, k बराबर वेग को क्या लिख सकते हैं, वेग को लिख सकते हैं सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय। और ये क्या आ जाएगा 1 बटा सांद्रता की पावर 2। तो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, सांद्रता कहां बच जाएगी, नीचे बच जाएगी, नीचे। ठीक है, तो इकाई जो है ना, इकाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। देखो सांद्रता इसके अंदर नीचे है, इसका मतलब मोल नीचे और लीटर ऊपर, अपॉन का अपॉन ऊपर हो जाता है। तो मोल इनवर्स लीटर, मोल की पावर -1 है ये, लीटर और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर कॉमन देखे ना, कॉमन, तो सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समय का तो सब में इनवर्स आ रहा है, लेकिन जो सांद्रता है ना इसके अंदर आ रही नहीं है, और इसमें जो सांद्रता है वो इसकी विपरीत है। देख लो आप, इसमें मोल पे इनवर्स नहीं है, इसमें मोल पे इनवर्स है, इसमें लीटर पे इनवर्स है, इसमें लीटर पे इनवर्स नहीं है। तो या तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि जो शून्य कोटीय विक्रिया की वेग नियतांक की इकाई होती है ना, उसके विपरीत जो है ना वो किसकी होती है, द्वितीय कोटीय विक्रिया होती है ना उसकी। लेकिन सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स सब में कॉमन है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको एक ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा अगर यहाँ पर कोई संख्या बटा में दे रखी हो, 1/2, 3/2 इस तरीके से दे रखी हो, तो भी अपन आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने की जो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, वो है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और समय इनवर्स। यह है ट्रिक।
ठीक है। अब इस ट्रिक से आप इन इकाइयों को याद करके देखो, सेम टू सेम इकाइयां अपने पास आएंगी। तो वेग नियतांक की इकाई पूछे तो आपको ऐसे पूरा विस्तार से नहीं लिखना, केवल इस ये वाली ट्रिक का उपयोग करते हुए वेग नियतांक की इकाई लिखो। अगर वो व्युत्पन्न करने के लिए बोले, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, व्युत्पन्न आपसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। व्युत्पन्न करने के लिए बोले तो फिर भी इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप सीधा इस ट्रिक को ध्यान रखो बस, ठीक है। अब देखो मैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये वाली इकाई याद करके बताता हूँ। ये आंसर आएगा, n का मान कितना है इसके अंदर 0, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 0, तो 0 रखते ही 1 माइनस 0, तो क्या आ गया मोल। यहाँ पर क्या जाएगा 0 माइनस 1, इसका मतलब -1, और समय को सेकंड में लेते हैं तो सेकंड इनवर्स, मिनट में लेंगे तो मिनट इनवर्स। ऐसे ही प्रथम कोटि अभिक्रिया को देखो, n का मान 1 रखो तो मोल की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0, लीटर की पावर भी 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 है तो 1 हो गया, ये दोनों खत्म हो गए, समय बचा केवल, तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसके अंदर ऐसा हो गया। ये वाली जो ट्रिक है वो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में आएगी कि मान लो ऐसे कोई रिएक्शन दे दिया आपको कि वेग बराबर k और a की पावर 3/2, ये दे दिया ये, और ऐसा बोला गया कि इसके लिए ना वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करो। क्या करो? वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने के लिए बोला गया इसके लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आप जो ये 3/2 है उसका मान किसकी जगह रखोगे, 3/2 का जो मान है वो आप किसकी जगह रखोगे, जो n लिखा हुआ है ना यहाँ पर उसकी जगह रखोगे। तो देखो इसकी इकाई बहुत आसानी से आ जाएगी, इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इकाई देखो क्या आएगी, इकाई यहाँ पर आ जाएगी, मोल की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2, इसका मतलब ये डेढ़ हो गया एक तरह से, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ गया माइनस का 1/2, क्या जाएगा माइनस का 1/2, यहां पर करेंगे 3/2 तो क्या जाएगा प्लस का हाफ, और यहां पर सेकंड में लेंगे तो सेकंड इनवर्स। इसको इंग्लिश में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, मोल माइनस लीटर 1/2, और सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि जो वेग होता है ना, वेग उसकी दो इकाइयां बताई थी, एक तो इस तरीके से बताई थी और एक दूसरी इकाई बताई थी अगर गैसीय निकाय हो। कौन से हो? गैसीय निकाय। कौन से वाले हो? गैसीय। तो ये दोनों चीज उसमें नहीं आती है, यहाँ पर क्या आ जाता है, दाब आ जाता है, दाब। क्या आ जाता है? दाब। एटीएम में प्रदर्शित करते हैं उस स्थिति में, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास वेग नियतांक की इकाई के आधार पर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना, ठीक है। किसके आधार पर? सेकंड बताया मैंने आपको, वेग नियतांक की इकाई की सहायता से कोटि का निर्धारण, ठीक है। तो पहले वाले का मैंने क्वेश्चन बताया था आपको किस तरीके से आ सकता है, दूसरे का भी बता दिया, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं। जैसे आप कैसे बोल देंगे एग्जाम के अंदर कि एक अभिक्रिया है ना, उसके लिए वेग नियतांक का मान ये है, एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है ना, वेग नियतांक का मान ये दिया हुआ आ गया, ठीक है। या फिर इसके अलावा और कोई दिया हुआ आ गया, जैसे मान लो 1.72 इंटू 10 की पावर -7 लिख देता हूं, चलो, और ऐसे लिख दिया लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इस तरीके से लिख के दे दिया, ठीक है। और पूछा जाएगा आपसे कि जो ये है ना, ये जो वेग नियतांक है इसकी सहायता से इसकी जो कोटि है ना, कोटि वो बताइए, और उसकी सहायता से इसकी कोटि बताइए। तो इसकी कोटि जो है वो कौन सी होगी आपके अनुसार? इसकी जो कोटि है वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर देखो केवल क्या आ रहा है, समय आ रहा है, समय। और सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि अभिक्रिया में आ रहा था? प्रथम कोटि अभिक्रिया में। तो ऐसी रिएक्शन कोई दे रखी हो, अब स्टूडेंट क्या करता है, ये जो मान दिया है ना, मान उसको कहीं ना कहीं वो लगाने लग जाता है। इस मान का उपयोग कहीं नहीं करना, केवल इकाई के आधार पर। मैंने क्या बताया आपको, इकाई की सहायता से कोटि बता सकते हैं, तो केवल इकाई देखी अपन ने। और ऐसे इसको देखेंगे ना, इसको, तो ये जो इकाई है मैंने अभी बताई थी आपको, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया होगी तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होगा, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी तो मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना, वो ये जो इकाई है वो किसके अनुसार दे रखी है? द्वितीय कोटि के अनुसार। किसके अनुसार? द्वितीय कोटि के अनुसार, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, फिर इससे रिलेटेड, जैसे ये सारी चीजें जो है ना नेक्स्ट क्लास में भी अपने पास आएंगी, तो आपको इनको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया था आपको
कि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे मान लो आपको ऐसे बोल दिया गया कि एक अभिक्रिया है जो ए के सापेक्ष प्रथम कोटि की है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष प्रथम कोटि की है और बी के सापेक्ष है ना वो द्वितीय कोटि की है। ए के सापेक्ष प्रथम कोटि और बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है, तो अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण लिखो। अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण लिखो। तो आप क्या करोगे, अवकल वेग समीकरण लिखने के लिए बोल रहे हैं आपसे, क्या, अवकल वेग समीकरण। तो उसके लिए देखो करना क्या है आपको, सीधा से लिख दो वेग बराबर के। अवकल वेग समीकरण के लिए क्या बताया था, ए के सापेक्ष कौन सी कोटि दिख रहा है, प्रथम, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और बी है ना, बी वो कौन सी कोटि दिख रहा है, द्वितीय, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2, बस ये हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस डी आर अपॉन डी टी के ए और बी, ये हो गया आपके पास अवकल वेग समीकरण। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, देखो जब ए और बी लिखा गया, ए और बी, तो इनकी सांद्रता कितनी है, एक है, अभी प्रारंभ में एक है। फिर उसके बाद में अगर ऐसे बोल दिया जाए आपसे कि ए की सांद्रता दुगनी कर दी जाए या बी की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके अंदर चेंज कर रहे हैं ना, जिसमें चेंज कर रहे हैं, जैसे इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसकी जगह पे आपको वो संख्या लिखनी है, और इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसकी जगह लिखनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दे दिया, मान लो बी की सांद्रता को दुगना कर दिया, किसको, बी की सांद्रता को दुगनी कर दी, दुगनी क्या कर दिया गया, दुगनी कर दी है। तो देखो आपको ए में कोई चेंज नहीं करना, तो वेग बराबर ए के ए। ठीक है, बी को दुगना किया, इसका मतलब बी है ना, बी वहां पे अंदर क्या आ जाएगा 2, और जो पावर पे लगा हुआ है वो वैसे की वैसे, पावर में चेंज नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो 1 की 1 ही आएगी। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई चेंज किया नहीं है। इसके बाद इसको जो है अपन गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4। तो वेग है ना, वेग, उसके लिए अपन बोलेंगे कि वेग कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इस क्लास को है ना आप बिल्कुल पॉजिटिवली पूरी जो है ना आपको बताया है उसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ जो है वो बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं अगर, तो इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।